पार्ट 6 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला पार्ट खत्म हुआ था। गंते मुनियों को हैप्पी बर्थडे विश करता है और बताता है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। गंते की बॉडी बहुत गर्म लग रही थी। पूछने पर बताता है कि मेरी तबीयत खराब है। मुने उसकी केयर में लग जाती है, जो देख गंते उसे बताता है कि इससे पहले तक मेरे बीमार होने पर मेरी केयर करने वाला कोई नहीं था। जिसपे मुनियों कहती है कि अब से मैं हूँ। देन हमें पता चलता है कि ओरिन तो मुनियों की मॉम की क्रेजी फैन थी, जो उनकी बुक से इंस्पायर होकर ये सारी हरकतें करती थी। उसे पकड़ने के लिए पुलिस को खबर कर दिया जाता है। अगली सुबह गंते मुनियों को अपने बारे में सब कुछ बताता है कि वो लोग बचपन में यही रहते थे, फिर किसी ने उनकी मॉम को मार दिया जिसे मारते हुए सांते ने देखा था। तब से ही वो तितलियों से बहुत डरता है, इसलिए तितलियों के आने से पहले हम बार बार शहर बदलते हैं। सांते को मेरी जरूरत है, पर मैं तुम्हारे साथ भी रहना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ रहोगी? मुनिंग हैप्पी हाँ कहती है। ये सुन गंते भी खुश होता है। देन उसे कहता है कि इसके लिए तुम्हें सांते को यकीन दिलाना पड़ेगा कि तुम मुझे उससे दूर नहीं करना चाहते हो, बल्कि हमारे साथ हमारी फैमिली बनकर रहना चाहती हो। मुनिंग लग जाती है शांति को मनाने के काम में। शांति के बनाए ड्राइंग से साथ में एक नई कहानी लिखने का ऑफर देती है। प्यार से बात करती है, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी जब वो नहीं मान रहा था, मुनियों को उस पे गुस्सा आ ही जाता है, जिससे उसका ये प्लान तो फ्लॉप हो जाता है। इधर मिस्टर ली और जूरी भी धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ रहे थे। सांते ने हॉस्पिटल में पेंटिंग कंप्लीट कर दी थी, लेकिन डायरेक्टर उसे कहते हैं कि जब तक तुम इस पेंटिंग में एक तितली नहीं बनाते हो तब तक तुम्हें मैं एक भी पैसा नहीं दूंगा। जसन सांते तो गुस्से में घर चला जाता है। सांते उसे समझाने आता है उसे अब ये बच्चों की तरह हरकतें करना बंद करना होगा और डायरेक्टर से जो प्रॉमिस किया था उसे करना होगा, पर सांते मान ही नहीं रहा था। तो गत उसे जबरदस्ती ले जाने लगता है, जिसे सांते तो उसके हाथ में काटने लग जाता है। फिर गत भी उसे मार के छुड़ाने लगता है। तो सांते उसे कहता है कि तुमने अपने बड़े भाई पे हाथ कैसे उठाया? गंते उसे कहता है कि पहले तुमने ही मुझे मारा और मार खाकर दर्द होता है, ये तुम्हें अब समझ आया ना, इसलिए अब अपनी बचकाने वाली हरकतें बंद करो और एक बड़े भाई की जिम्मेदारी निभाओ। जिसन सांते कहता है कि तुमने बड़े भाई पर चिल्लाया और हाथ भी उठाया, ये बोलकर गंते को मारने जाता है, पर इस बात गंते अपने आप को नहीं रोकता और दोनों भाई जमकर लड़ते हैं। मुनियों को भूख लगी थी, इसलिए वो गंते को खाना खाने के लिए बुलाती है। गंते के चेहरे पर चोट देकर मुनिंग उससे पूछती है कि ये किसने किया? गंते बताता है कि मेरे भाई ने, पर इस बार मैंने भी उसे मारा है। मुनियों कहती है अब तुम उसे जाकर बता ही दो कि तुम मुझसे प्यार करते और मेरे बिना नहीं रह सकते। ते कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता, पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगा। कहती कम से कम एक बार तो अपनी खुशी के बारे में सोचो, क्या तुम्हारे कोई सपने नहीं है? गंते कहता है कि मेरे 3 सपने थे, जिनमें से 2 अब पूरे हो चुके हैं। उन्हीं पूछती क्या सपने थे? गंते बताता है कि पहला सपना था मुझे बाहर कहीं घूमने जाना था, जो सपना तुमने पूरा कर दिया, और दूसरा सपना था अपने भाई के साथ लड़ने का, जो आज पूरा हो गया, और तीसरा सपना था उसे हाई स्कूल में दोस्त और गर्लफ्रेंड बनानी थी, जिसके लिए देर हो चुकी है। पर रात को उसे सपना आता है जिसमें वो अपने आप को हाई स्कूल यूनिफॉर्म में पाता है, जहाँ उसके कई सारे दोस्त थे और उसे एक लड़की पसंद भी आ जाती है, जो और कोई नहीं बल्कि मुनियों होती है, जिससे वो अपनी फीलिंग्स में देखकर वो बहुत मुस्कुरा रहा था, जिसे सांते ऐसे मुस्कुराता देखकर बहुत खुश होता है, क्योंकि उसने पहली बार अपने भाई को इतना मुस्कुराता हुआ देखा था और वो बड़बड़ा भी रहा था कि मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। सांते तो बार बार उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखने लगता है। तो अगले दिन गति के फोन करने से पहले सांते उसे कॉल करता है और पूछता है कि उसने खाना खाया या नहीं, जो सुन गंते थोड़ा हैरान होता है, क्योंकि हमेशा तो वही सांते को कॉल करके पूछता था। गंते ने खाना नहीं खाया था, इसलिए सांते उसे खाने के लिए बुलाता है। तो दोनों साथ में रेस्टोरेंट में खाना खाते है और सांते इसका बिल देता है, जिसके साथ वो गंते को पॉकेट मनी भी देता है और कहता है कि इसका अच्छे से यूज करना और खत्म हो जाए तो मुझसे मांग लेना, क्योंकि बड़े भाई अपने छोटे भाई को पॉकेट मनी देते हैं, जो देखकर गंते बहुत इमोशनल होता है, क्योंकि पहली बार उसने बड़े भाई की तरह काम किया था। अभी उनकी साइड की टेबल से मुनियों भी उठ जाती है, क्योंकि वो इन्हें फॉलो करते हुए आ गई थी और सांते से कहती है कि मेरा भी बिल भर दो और मुझे भी पॉकेट मनी चाहिए, और सांते उसे बिना कोई रिप्लाई दिए बाहर चला जाता है। तो मुनिंग भी उसके पीछे पीछे बाहर जाती है और उसे कहती है कि मैं भी तो अनाथ हूँ, मेरा कोई परिवार नहीं है, मुझे पॉकेट मनी देने वाला कोई बड़ा भाई भी नहीं है। पर सांते अपना हाथ छुड़ाकर आगे जाने लगता है। तो मुनियों चिल्लाकर कहती कि मुझे भी तुम्हारे जैसा एक बड़ा भाई चाहिए, जो सुनकर भी सांते सिर्फ अपने भाई को आने के लिए कहता है, लेकिन फिर वो मुनियों को भी बुलाता है। दोनों भागकर सांते के पास चले आते हैं और तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के घर आते हैं। तो गति और सांते दोनों फिर से मुनियों के घर रहने आ जाते हैं। अगले दिन गति की छुट्टी थी, इसलिए वो इनके साथ बाहर जाना चाहता था, लेकिन मुनिंग और सांते तो अपने काम में इतने बिजी थे कि दोनों गंते की बातों को इग्नोर कर देते हैं। इसलिए वो टाइम पास करने के लिए अपने दोस्त के कैफे में आ जाता है, जहाँ सारी लड़कियां तो गति को ही देखे जा रही थी। तो जैसे उनकी फोटो खींचकर मुनियों को भेज देता है। ये देखकर मुनियों तो गुस्से में फुल स्पीड में कार भगाकर यहाँ पहुँच जाती है और चाकू की नोक पर गंते को जल्दी से खाना खिलाती है और उन लड़कियों को वार्निंग देकर भगा देती है। फिर थोड़ी देर में कुछ बच्चे आते हैं जो यहाँ पे बहुत शोर करने लगते हैं, जिन्हें देख मुनियों कहती कि मुझे बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मैं हमारा कोई बच्चा पैदा नहीं करूंगी। गति कहता है पर मुझे तो बच्चे बहुत पसंद है और वैसे भी माँ होना बहुत मुश्किल होता है। मुनियों कहती फिर तो मुझे बच्चे बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि फिर मुझे उनसे ही जेलस होना पड़ेगा। ये सुन गंते तो हंसने लग जाता है। इधर डायरेक्टर सांते को बहुत ही समझा बुझाकर उसके अंदर से तितलियों का दर्द थोड़ा सा कम कर देते हैं और शांति को तितली ड्रॉ करने के लिए मना लेते हैं। इधर मुनिया और गंते सुपरमार्केट आते हैं घर के लिए सामान खरीदने, जहाँ मुनिया उसे कहती कि अगर बच्चा तुम्हारे जैसा हुआ फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो चलो हम लोग अपना बच्चा करते हैं। गंते उसे चुप कराते हुए कहता है कि पब्लिक में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, पर मुनिंग तो जिद पर हट जाती है कि अब तो मुझे मेरा बच्चा चाहिए। वो जोर से चिल्लाकर कह देती है, तो गंते उसे जल्दी से कैसे भी समझा बुझाकर घर ले आता है, पर मुनिया तो वहाँ भी उसे बच्चे के लिए परेशानी कर देती है, पर गंते उसे कैसे भी करके समझा बुझाकर सुला देता है। देन वो नीचे आकर थोड़ी साफ सफाई करने लगता है। तभी वो टेबल पर एक लेटर देखता है, जिसके अंदर एक कागज के साथ एक तितली थी और उसमें लिखा हुआ था
था कि मैं जल्दी ही तुम्हारे लिए आ रही हूँ। जो देख गंते को मुनियो की फिक्र होने लगती है, इसलिए वो अगले दिन शांति को लेकर डायरेक्टर के पास जाता है, जहाँ डायरेक्टर उसे उस रात के बारे में बताने के लिए कहता है। उस रात उसकी मॉम का मर्डर हुआ था। साथे उन्हें बताता है कि वो अपनी मम के साथ रात में चलते हुए आ रहा था। अभी उसे एक बिल्ली दिखी थी तो उसे पकड़ने के लिए वो उसके पीछे गया था, पर वो जैसे ही वापस आया तो देखा किसी औरत ने उसकी मॉम के गर्दन पे चाकू मार दिया था। उसी औरत के कपड़े में एक ब्रोश था जिसमें 2 तितलियां बनी हुई थी। शांति जिस तरह से 2 तितली वाली ब्रोश का डिस्क्रिप्शन देता है, उसे सुनकर गंते को याद आता है कि उसने मुनियो के डेड के रूम में उनकी फैमिली फोटो में मुनियो की मॉम की ड्रेस में सेम वही 2 तितलियों वाला ब्रोश देखा था। इससे वो समझ जाता है कि उस रात उसकी मॉम को मारने वाली मुनियो की मॉम थी, जो जानकर वो बहुत ही ज्यादा दुखी होता है। इधर मुनियो शांति से मिलती है तो उसे कहती है क्योंकि अब हम लोग एक फैमिली है तो हम तीनों को एक फैमिली फोटो भी खींचा नहीं चाहिए। इसके लिए शांति मान जाता है। देन वो गंते को इस बारे में कहने जाती है, पर गंते तो जैसे उसे अवॉइड कर रहा था, कहता है मेरी नाइट शिफ्ट है इसलिए मैं नहीं जा सकता, तुम दोनों चले जाओ। योन कहती है नाइट शिफ्ट है मतलब कल तुम्हारी छुट्टी होगी तो फिर कल हम तीनों साथ में फैमिली फोटो खींचा नहीं जाएंगे। जिसन गंते चिल्लाकर उसे जाने के लिए कहता है तो मुनियो चली जाती है। गंते का आज कोई नाइट शिफ्ट नहीं था। वो डायरेक्टर को जाकर बताता है कि शायद मुनियो की मॉम ने ही मेरी मॉम को मारा है। डायरेक्टर ये सुनकर शॉक्ड होते हैं तो गति उन्हें तितलियों वाले ब्रोच के बारे में बताता है, पर वो इस बारे में मुनियो को नहीं बताना चाहता क्योंकि ये जानकर उसे बहुत दुख पहुंचेगा। गंते घर लौटता है, मिनिन के पास बैठ जाता है और उसे ही देखते रहता है। अगले दिन शांति और मिनिन गंते को साथ में फोटो खींचा के लिए बुलाने आते हैं और गंते मना कर देता है और उन दोनों को ही साथ में जाने के लिए कहता है। इससे इन दोनों को भी बहुत बुरा लगता है, इसलिए दोनों साथ में फोटो खींचा हुए बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहे थे। लेकिन थोड़ी देर बाद गति भी सूट बूट में आ जाता है क्योंकि उसकी मॉम की मौत में मिनिन की कोई गलती नहीं थी। तो तीनों साथ में बहुत सारी अच्छी फोटोज खींचा है। देन गति मुनियो को सॉरी कहता है कल के उसके बिहेवियर के लिए और उसे प्रॉमिस करता है कि मैं हमेशा हमारी फैमिली को प्रोटेक्ट करूंगा। गति ने उससे फैमिली कहा। ये सुनकर मुनियो बहुत ज्यादा खुश होती है। इधर मुनियो की डैड की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है और अब उनके पास ज्यादा टाइम भी नहीं बचा था। मुनियो को इस बारे में बताया जाता है लेकिन उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रात को मिस पार्क मुनियो के डैड को चेक करने आती है, जहाँ वो इन्हें अपने गुनाह के बारे में बताते हैं कि इन्होंने ही इनकी वाइफ को मारा है, जिससे 20 साल पहले का फ्लैशबैक शुरू होता है। मुनियो की मॉम गति की मॉम को मार के वापस आती है। आकर वो गाना गा रही थी। मुनियो के डैड ड्रिंक कर रहे थे क्योंकि उन्हें पता चला था कि उन्हें ब्रेन ट्यूमर है। तभी उन्हें न्यूज में एक औरत के मरने की खबर मिलती है। उसके बारे में सुनकर वो समझ जाते हैं कि वो औरत इनके हवेली में ही काम करती थी। तो उस खून के बारे में पूछने पर मुनियो की मॉम कहती है कि उसने अपनी लाइन क्रॉस कर दी थी, इसलिए मुझे उसे मारना पड़ा। ये बोलकर वो एक साइको की तरह हंसने लग गई थी, जो देखकर मुनियो के डैड को मुनियो की फिक्र हुई, इसलिए उन्होंने मुनियो की मॉम को फर्स्ट फ्लोर से धक्का दे दिया और उन्हें ऐसा करते हुए मुनियो ने देख लिया था और इस बारे में किसी को पता न चले, इसलिए उन्होंने लाश को नदी में फेंक दिया था। और मुनियो के डैड को डर था कि कहीं उनकी बेटी भी अपनी मॉम की तरह मंस्टर न बन जाए, इसलिए उन्होंने एक बार बचपन में ही मुनियो को मारने की कोशिश की थी, पर वो उसे मार नहीं पाए थे। तब तक भी आ गया था और उसने सारी बातें सुन ली थी और इन सब के लिए मुनियो के डैड एक बार मुनियो से माफी मांगना चाहते थे ताकि उन्हें कोई रिग्रेट न रहे, पर मुनियो से माफी मांगने से पहले ही उनकी मौत हो जाती है। तो गंते शांति मुनियो इनके फ्यूनरल में आते हैं, जहाँ मुनियो को अपने डैड के लिए अब बुरा लगता है क्योंकि डैड के साथ उसकी अच्छी मेमोरीज भी थी। कुछ दिन बाद अब शांति फाइनली उस पेंटिंग में एक तितली ड्रॉ करने वाला था, पर ये तीनों जाकर देखते हैं कि उस पेंटिंग में ऑलरेडी 2 तितलियां बनी हुई थी और ये तितली एग्जैक्टली उसी तरह की थी जो मुनियो की मॉम के ब्रोश में था। इसे देखकर शांति तो पैनिक करने लग जाता है, बताने लग जाता है ये वही तितली है जिसने मेरी मॉम को मारा है। ऐसे ही तितली का ब्रोश उस किले ने पहना हुआ था, उसी औरत ने मेरी मॉम को मारा था। ये सुनकर मुनियो शॉक रह जाती है क्योंकि ऐसा ब्रोश तो उसकी मॉम के पास था, इसलिए वो समझ जाती है कि गति की मॉम को उसकी मॉम ने ही मारा था। ये जानकर वो तो रोते हुए बाहर चली जाती है।